एक खूंखार कैदी जिसकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन वह जेल से बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। और जानते हैं क्यों? सिर्फ मेरे हाथों से बने उस लाजवाब गाथोड़ांग सूप का स्वाद लेने के लिए। हालत तो यह है कि एक एक चम्मच के लिए कैदी आपस में भिड़ जाते हैं। जेल के बाहर भी लोग इस डिश के इतने दीवाने हैं कि उसे चखने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने को तैयार रहते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। मैं कोई मशहूर शेफ नहीं था, मैं तो बस सड़क किनारे शाओबिंग बेचने वाला एक साधारण इंसान था। किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन ने मुझे अपने षड्यंत्र में फंसा दिया और मैं इस काली कोठरी तक पहुंच गया। मेरी मौत की सजा में अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। इसी बीच जेल का वार्डन मुझे पूछताछ वाले कमरे में ले गया। उसने कहा कि अब से मुझे ए ब्लॉक के सबसे खतरनाक कैदियों के लिए खाना बनाना होगा। सुनकर मेरे दिमाग में पहला सवाल यही आया, मैं तो मुश्किल से रोटियां बनाना जानता हूँ, पूरे ड्रैगन किंगडम का शेफ कब बन गया? कहीं मुझे हजारों लोगों का खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा? लेकिन जब जिंदगी की हर सांस गिनी चुनी रह जाए तब इंसान हर मौका पकड़ लेता है। इसलिए मैंने हिम्मत करके हामी भर दी। जैसे ही मैं रसोई में पहुंचा, वहां का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बर्तन पुराने और जर्जर थे, सब्जियां भी लगभग खराब हो चुकी थीं, और सबसे बड़ी मुसीबत, सिर्फ 40 मिनट बाद भोजन का समय था। 2000 कैदियों का खाना, वो भी इतने कम वक्त में। अगर खाना समय पर तैयार नहीं हुआ तो वार्डन की डांट तो अलग, लेकिन कैदियों का गुस्सा झेलना शायद नामुमकिन हो जाता। और तभी मेरे दिमाग में अचानक एक खास रेसिपी कौंधी, गाथोड़ांग सूप। पता नहीं क्यों, लेकिन उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ खुद ब खुद काम करने लगे हों। मैंने बिना वक्त गंवाए तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ ए ब्लॉक के मैदान में यहाँ का सबसे ताकतवर कैदी पीटर आराम से धूप सेंक रहा था। जेल के अंदर हो या बाहर, उसका नाम सुनते ही लोग संभल जाते थे। कुछ देर बाद वह अपनी गैंग के साथ डाइनिंग हॉल पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, अगर आज का खाना भी पहले जैसा निकला तो बनाने वाले की खैर नहीं। उधर डाइनिंग हॉल का गार्ड शिलाश बार बार घड़ी देख रहा था। उसे मेरी चिंता हो रही थी। आखिरकार वह मेरी मदद के लिए रसोई में आ गया, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वह खुद हैरान रह गया। रसोई में 50 बड़े बर्तनों में सफेद रंग का साधारण दिखने वाला सूप उबल रहा था। देखने में उसमें कुछ भी खास नहीं था। शिलाश धीरे से बोला, खाना परोसने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकालने की कोशिश करूंगा, वरना ये लोग किसी को नहीं छोड़ते। तभी बाहर से कैदियों के शोर की आवाज आने लगी। दरवाजों पर लगातार दस्तक पड़ रही थी। आमतौर पर खाना पीटर के आदमी ही बांटते थे, इसलिए हमने जल्दी जल्दी सारे बर्तन काउंटर पर सजा दिए। कुछ ही देर में पीटर अपने चेलों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसने कड़क आवाज में पूछा, नया शेफ कहाँ है? शिलाश बिना घबराए बोला, वह अभी आपसे नहीं मिल सकता। पीटर ने अपने भरोसेमंद आदमी स्किनी मंकी को खाना जांचने भेजा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बर्तन पर पड़ी वह चौंक गया। ये क्या है? यही खाना बनाया गया है? पीटर का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वह खुद काउंटर तक पहुंचा। सामने सिर्फ एक साधारण सा सफेद सूप रखा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे माहौल फटने वाला हो। शिलाश ने स्थिति संभालने के लिए तुरंत कहानी गढ़ दी, रुको, ये कोई साधारण डिश नहीं है। इसे पूर्वी इलाके के एक रहस्यमयी मास्टर शेफ ने तैयार किया है। उसकी कला के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सच कहूं तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या क्या बोल रहा है, लेकिन उसकी बातों ने पीटर की उत्सुकता जरूर बढ़ा दी। उसने पूछा, इस डिश का नाम क्या है? शिलाश ने बिना सोचे जवाब दिया, गाथोडांग सूप। पीटर ने खुद चखने से पहले एक कटोरी स्किनी मंकी की तरफ बढ़ाई। पहले तुम। बेचारा स्किनी मंकी पहले से ही शक में था, लेकिन बॉस के आदेश को मना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने कांपते हाथों से कटोरी उठाई और पहला घूंट लिया, और अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया, जैसे किसी ने अचानक उसके अंदर दबी हुई पुरानी यादों का दरवाजा खोल दिया हो। उसकी आंखें भर आईं। एक अजीब सा सुकून उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा। वह कुछ क्षणों तक वहीं खड़ा रहा, मानो किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। ये देखकर पीटर खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक बड़ी कटोरी उठाई और सूप पी लिया। कुछ सेकंड बाद वही हाल उसका भी था। उसे अपने बचपन की यादें आने लगीं। माँ की आवाज, पुराने दिन, घर का अपनापन। उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। ये दृश्य देखकर शिलाश पूरी तरह उलझ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एक साधारण दिखने वाला सूप इतने खतरनाक लोगों को इतना भावुक कैसे बना सकता है। लेकिन एक बात तय थी, फिलहाल मेरी जान बच चुकी थी। इसके बाद पीटर और उसके साथी सूप पर ऐसे टूट पड़े जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। कुछ ही मिनटों में पूरे के पूरे बर्तन खाली हो गए और आखिरी कटोरी पाने के लिए कैदियों के बीच ऐसी छीना झपटी मची कि डाइनिंग हॉल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब मुख्य वार्डन मार्टिन सुरक्षा बल के साथ डाइनिंग हॉल पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वह कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसे लगा था कि यहाँ कोई बड़ा दंगा हुआ होगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। कुछ कैदी कोने में बैठे अपनी प्लेटों को ऐसे साफ कर रहे थे जैसे उनमें अभी भी खाना बचा हो। कोई कटोरी चाट रहा था तो कोई आखिरी बूंद तक स्वाद लेने की कोशिश कर रहा था। मार्टिन ने सबको बाहर निकलवाया और तुरंत जेलर को रिपोर्ट दी। जेलर ने सख्त लहजे में कहा, शाम तक किसी अच्छे शेफ का इंतजाम करो। उस कैदी से दोबारा खाना मत बनवाना। एक बार मामला संभल गया, यही काफी है। मार्टिन ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसके मन में एक
अलग ही विचार चल रहा था। उसे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि फिलहाल उस रहस्यमयी शेफ के अलावा कोई भी कैदियों को शांत नहीं रख सकता। उधर रसोई में मैं अपनी छोटी सी जीत पर मुस्कुरा रहा था। असल में खाना बनाना शुरू करने से पहले मेरे अंदर एक अजीब सा कुकिंग सिस्टम सक्रिय हो गया था। दोपहर के भोजन के बाद मुझे हजारों संतुष्टि अंक मिल चुके थे और अगर अंक बढ़ते रहे तो शायद मेरी मौत की सजा टलने की उम्मीद भी बन सकती थी। तभी शिलाश दोबारा रसोई में आया। चलो शेफ, रात के खाने की तैयारी करनी है। इस बार मेरी मदद के लिए एक महिला कैदी को भेजा गया था, सोफिया। कहा जाता था कि उसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में काम करने का अनुभव था, लेकिन जैसे ही वो अंदर आई उसकी आंखों में मेरे लिए साफ नफरत दिखाई दे रही थी। वह शिलाश से बोली, ऐसे लोगों को मदद नहीं मिलनी चाहिए। इतना कहकर वो एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। मैंने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उपलब्ध सामग्री का जायजा लेने लगा। रसोई में मीट और सब्जियां बहुत कम बची थीं। काफी सोचने के बाद मैंने रात के खाने के लिए यांगच नूडल्स बनाने का फैसला किया। दूसरी तरफ ए ब्लॉक के विशेष कमरे में पीटर अपने छोटे भाई के पास बैठा था। उसका भाई लंबे समय से बेहोशी की हालत में था। पीटर ने डॉक्टर से उम्मीद भरी नजरों से पूछा, क्या उसके ठीक होने की कोई संभावना है? डॉक्टर ने धीमे से सिर हिला दिया। उम्मीद बहुत कम है। यह सुनकर पीटर का दिल टूट गया। उसने अपने भाई का हाथ पकड़ा और भावुक होकर बोला, अगर कोई तुम्हें वापस ठीक कर दे तो मैं अपनी सारी ताकत और दौलत छोड़ने को तैयार हूं। उधर रसोई में मेरे नूडल्स तैयार हो चुके थे। उनकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। सोफिया ने जैसे ही वो महक महसूस की, उसकी सारी नाराजगी कुछ देर के लिए गायब हो गई। मैंने आराम से एक निवाला उठाया और खाने लगा। ये देखकर वह झुंझलाकर बोली, मैं कभी तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद वही सोफिया और शिलाश मेज पर बैठे तेजी से नूडल्स खत्म कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर जो संतुष्टि थी वह देखने लायक थी। अब शिलाश को समझ आ गया था कि दोपहर में कैदी इतने बेचैन क्यों हो गए थे। रात के खाने का समय होने से पहले ही बाहर लंबी लाइन लग चुकी थी। डाइनिंग हॉल का दरवाजा लगातार पीटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग किसी खास चीज का इंतजार कर रहे हों। इस बार पीटर की जगह उसका भरोसेमंद आदमी स्किनी मंकी खाना लेने आया। नूडल्स देखकर वो थोड़ा निराश हुआ। मुझे नूडल्स पसंद नहीं है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। ये साधारण नूडल्स नहीं है, इनके साथ मेरा खास गर्म सूप भी है। जैसे ही सूप का ढक्कन हटाया गया, पूरे हॉल में एक अद्भुत खुशबू फैल गई। एक पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। यहाँ तक कि सबसे शोर मचाने वाले कैदी भी उस खुशबू में खो गए। स्किनी मंकी ने बिना देर किए कई डिब्बे पैक करवाए और सीधे पीटर के कमरे में भेज दिए। और यही कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जैसे ही वो सूप पीटर के कमरे में पहुंचा, उसकी खुशबू वहां फैल गई। उसी समय लंबे समय से बेहोश पड़ा उसका छोटा भाई धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। कमजोर आवाज में उसने कहा, भाई ये कैसी खुशबू है? मुझे भूख लगी है। पीटर कुछ सेकंड तक विश्वास ही नहीं कर पाया। फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। डॉक्टर भी यह देखकर स्तब्ध रह गए। उनके अनुसार यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस घटना के बाद मेरी मौत की सजा कुछ दिनों के लिए टाल दी गई, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जिस डॉन ने मुझे फंसाया था, उसने जेल के अंदर ही मेरे खिलाफ एक खतरनाक खिलाड़ी भेज दिया था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मैं फिर रसोई में पहुंच गया। कुछ देर बाद शिलाश और सोफिया भी वहां आ गए, लेकिन आज सोफिया का व्यवहार पहले जैसा नहीं था। वह असामान्य रूप से शांत थी और बार बार मेरी तरफ देखकर नजरें फेर रही थीं। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आज की सामग्री जांचने लगा। हमेशा की तरह सामान बहुत सीमित था। काफी सोचने के बाद मैंने नाश्ते में मंतो और अपनी खास डार्क सॉस बनाने का फैसला किया। कुछ ही देर में नरम और सफेद मंतो तैयार होने लगे। उन्हें देखकर सोफिया हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आखिर किस तरह का भोजन है, लेकिन पिछली रात का स्वाद याद आते ही उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उधर सुबह के सिर्फ 6:30 बजे थे, जबकि भोजन मिलने में अभी काफी समय बाकी था। फिर भी कैदी डाइनिंग हॉल के बाहर इकट्ठा होने लगे थे। शिलाश को यह सब देखकर यकीन नहीं हो रहा था। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो अंदर की आवाजें सुनकर उसकी आंखें फैल गईं। हर तरफ से एक ही मांग उठ रही थी, खाना कब मिलेगा? जल्दी दरवाजा खोलो, अब इंतजार नहीं हो रहा। शिलाश ने माथा पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जेल है या किसी मशहूर रेस्तरां के बाहर लगी भीड़। लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। आज मुझे अपनी सबसे खास तकनीक इस्तेमाल करनी थी। यह कोई मशीन नहीं कर सकती थी। इसे पूरी तरह हाथों से करना पड़ता था। मैंने भारी लोहे की विशाल कढ़ाई को इतनी आसानी से संभाला जैसे उसका वजन कुछ भी न हो। सोफिया और शिलाश दोनों अवाक रह गए। उनके लिए यह सिर्फ खाना बनाना नहीं था, यह किसी कला का प्रदर्शन लग रहा था। सोफिया और शिलाश अभी भी मेरी कढ़ाई चलाने की कला के बारे में सोच रहे थे। उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि इतना युवा लड़का इतनी महारत कैसे रख सकता है। आखिर ऐसी तकनीक सीखने में सालों लग जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी उम्र मुश्किल से 20 साल के आसपास होगी। 10 मिनट बाद जैसे ही काउंटर खुला, कैदी भूखे भेड़ियों की तरह अंदर उमड़ पड़े। सबसे आगे मराक और उसके साथी थे। उसने अपनी प्लेट में 2 सफेद मंतो और डार्क सॉस देखा तो तुरंत भड़क गया। हम पूरी रात इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। उसने नाराजगी में मंतो का एक टुकड़ा तोड़ा, सॉस में डुबोया और मुंह में डाल लिया। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। ऐसा लगा जैसे स्वाद का कोई विस्फोट उसके मुंह में हुआ हो। वह कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया, फिर अचानक चिल्लाया, ये आखिर है क्या?
उसकी आवाज में गुस्से की जगह हैरानी थी। इसके बाद वह तेजी से खाना खत्म करने लगा। बाकी कैदियों ने यह देखा तो वे भी टूट पड़े। जैसे ही डार्क सॉस उनकी जुबान से टकराई, पूरा डाइनिंग हॉल तारीफों से गूंज उठा। मैंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा, यही असली शेफ है। अब समझ आया सब लोग इसकी तारीफ क्यों कर रहे थे। कुछ कैदी तो मजाक मजाक में कहने लगे, अगर रोज ऐसा खाना मिले तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। ये सुनकर सोफिया पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसके मन में मेरे लिए जो धारणा थी वो धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसे लगने लगा था कि मेरे हाथों में सचमुच कोई अनोखी कला है। उधर शिलाश की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। खुशबू से उसका भी मन ललचा रहा था, लेकिन ड्यूटी की वजह से वह सिर्फ दूर खड़ा सब देख सकता था। आधे घंटे के भीतर कैदियों ने अपनी प्लेटें इतनी साफ कर दी कि उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि वे बिल्कुल नई हैं। रसोई का सफाई वाला काम अब पहले से कहीं आसान हो चुका था, क्योंकि खाने के बाद प्लेटों में कुछ बचता ही नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब बाकी कैदी बाहर निकल गए तब डाइनिंग हॉल में सिर्फ मराक बचा था। उसका पेट भर चुका था, लेकिन मन अभी भी नहीं भरा था। वो धीरे धीरे काउंटर के पास आया और सोफिया से बोला, थोड़ा और मंतो और सॉस मिल सकता है। सोफिया ने खाली बर्तनों की तरफ इशारा किया। सब खत्म हो चुका है और तुम पहले ही कई बार ले चुके हो। मराक का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे यकीन था कि रसोई वाले हमेशा कुछ खाना अपने लिए बचा कर रखते हैं। उसने जिद करना शुरू कर दिया, लेकिन जब सोफिया ने साफ मना कर दिया तो उसका गुस्सा बढ़ने लगा। अचानक उसने अपनी प्लेट जोर से फेंक दी। सोफिया समय रहते एक तरफ हट गई। प्लेट पीछे दीवार से टकराई और जोरदार आवाज गूंज उठी। अब मराक पूरी तरह नियंत्रण खो चुका था। वो तेज कदमों से रसोई के अंदर घुस आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सोफिया के सख्त चेहरे और उसके हाथ में पकड़े रसोई के औजार पर पड़ी, उसकी चाल थोड़ी धीमी पड़ गई। फिर भी अपनी अकड़ दिखाने के लिए वो आगे बढ़ा और तभी हवा को चीरती हुई एक तेज आवाज सुनाई दी। अगले ही पल मेरी भारी लोहे की कढ़ाई सीधी उसकी तरफ जा पहुंची। धड़ाम! मराक लड़खड़ा गया और पीछे हट गया। कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। वह गुस्से में बोला, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। कुछ धमकियां देने के बाद वह वहां से निकल गया। जैसे ही वह गया, शिलाश तुरंत मेरे पास आया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। फिर उसने बताया कि मराक का संबंध जेल के एक बेहद ताकतवर गुट से है और उसके पीछे एक खतरनाक नाम खड़ा है, ब्रूनो। सोफिया भी अब चिंतित दिखाई दे रही थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि कोई बात हो पाती, रसोई का दरवाजा जोर से खुला। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। दरवाजे पर ब्रूनो खड़ा था। उसके साथ दो विशालकाय आदमी भी मौजूद थे। कुछ ही देर बाद मराक भी वहां पहुंच गया और शिकायत करने लगा, ब्रूनो भाई, इसी शेफ ने मेरे साथ बदसलूकी की है। सभी को लगा कि अब कोई बड़ा विवाद होने वाला है, लेकिन जो अगला दृश्य हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। ब्रूनो ने पहले मराक को देखा, फिर मेरी तरफ देखा और अचानक उसने मराक को जोरदार डांट लगा दी। मराक हैरानी से उसे देखता रह गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ब्रूनो आगे बढ़ा। फिर सबकी आंखों के सामने वो मेरे सामने झुक गया। उस्ताद यूनन, कृपया हमें माफ कर दीजिए। पूरा कमरा जैसे जम गया। सोफिया और शिलाश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जेल का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति एक साधारण दिखने वाले शेफ के सामने सम्मान से खड़ा था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? ब्रूनो मुस्कुराया, नहीं उस्ताद, लेकिन मेरे बड़े भाई पीटर ने आपके बारे में सब कुछ बताया है। फिर उसने बताया कि मेरे बनाए नूडल्स और सूप ने पीटर के भाई को होश में आने में मदद की। अब पूरा गुट मुझे बेहद सम्मान की नजर से देख रहा था। ब्रूनो ने विनम्रता से कहा, बड़े भाई आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया हमारे साथ चलिए। मैं उसके साथ वीआईपी ब्लॉक की तरफ बढ़ गया। उधर पीछे सोफिया और शिलाश मुझे जाते हुए देख रहे थे। तभी गलियारे में एक अजीब शोर सुनाई दिया। एक कैदी अपनी कोठरी के सामने खड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मेरी सजा पूरी हो गई है, लेकिन मैं रिहा नहीं होना चाहता। ऐसा खाना बाहर कहाँ मिलेगा? सोफिया और शिलाश एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें अब समझ आ चुका था, मेरे खाने का असर सिर्फ डाइनिंग हॉल तक सीमित नहीं रहा था। पूरी जेल धीरे धीरे उसकी दीवानी बनती जा रही थी। लेकिन इसी समय जेल के बी ब्लॉक में एक बिल्कुल अलग कहानी शुरू होने वाली थी।